नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गणपत, तृतीय श्रेणी अध्यापक, आज आपके सामने हिंदी के कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जो एक अपन ऑथेंटिक बुक के द्वारा पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 से लेकर लास्ट तक अपन पूरी व्याकरण के पूरे टॉपिक पढ़ेंगे। तो हिंदी हमारे लिए क्या उपयोगी है, हिंदी व्याकरण क्या महत्व है, किसके लिए महत्व है, तो ये आप जानने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी एग्ज़ाम, राजस्थान का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी या फिर आप किसी कक्षा के अंदर 6 के 7th है, 10th है, 11th है, 12th, किसी भी के लिए हिंदी व्याकरण बहुत उपयोगी है। सही वो 12वीं कक्षा में पढ़ता है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मतलब स्कूली की शिक्षा के लिए और बाकी वालों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे हिंदी का महत्व, जैसे एसआई का एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी 100 क्वेश्चन हिंदी के, बहुत बड़ी मात्रा में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 200 क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में, जिसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के। जैसे रीट 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है रीट का, अब रीट के एग्ज़ाम में भी 30 क्वेश्चन हिंदी के। ऐसे 12वीं के एग्ज़ाम में भी व्याकरण बहुत महत्व रखती है, मतलब आधा सिलेबस तो व्याकरण से ही आता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदी बहुत उपयोगी है। तो आगे आप खुद समझदार हैं कि हिंदी हमें कहाँ यूज़ आती है। वैसे हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमें आमतौर पर बोलने में भी यूज़ करते हैं। तो हिंदी एक बहुत ही उपयोगी भाषा है। अब इसकी व्याकरण पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो अपन कैसे पढ़ेंगे, तो ये आप कहाँ से पढ़ेंगे ये भी आप बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सही बता देता हूँ कि ये बुक है जो राजस्थान के अंदर बहुत ही ऑल भारत के अंदर बहुत उपयोगी है। तो ये राघव प्रकाश जी की बुक है। इनसे भी अपन जो भी टॉपिक, हमारे कुछ टॉपिक होंगे वो भी वो इसमें से देखेंगे। और एक ही लक्ष्य की बुक काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर जो एएसआई की बुक है, इसमें पूरी हिंदी दे रखी है। तो हिंदी के कुछ टॉपिक इसमें से भी, मतलब कुछ पॉइंट इसमें से ही क्लियर करेंगे, डाउट होंगे वो। और ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा संचालित जो RBSC है, उसके द्वारा 9 to 12 तक जो बुक चलती है, ये 2012 की है। हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये 2012 संस्करण की है। ये भी बुक हमारे पास में, इसका भी जो निचोड़ है वो देखेंगे। और मेन हमारी ये रहेगी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। तो इसके अंदर से अपन प्रत्येक टॉपिक वाइज और इन बाकी वाले किताबों का भी सहारा लेते हुए पढ़ेंगे। तो आपको अन्यथा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास 4 बुक है और 4 भी अलग अलग। ये नवीन ये सेम ही बुक है, पहले मैं आपको बताई थी। 9 to 12 तक राजस्थान गवर्नमेंट इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये जारी होती है और 2019 संस्करण का है। तो ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आज हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे। आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना। आपको भी ये किताब खरीदनी है, बाज़ार में मिल जाती है, ज़्यादा मूल्य की भी नहीं है, सस्ती है। तो बहुत उपयोगी बुक है। मैंने जो रीट की, मैं एक सरकारी टीचर हूँ, तो मैंने जब रीट की तैयारी की तो इस बुक के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा था। मेरे अच्छे नंबर आए हिंदी के अंदर। तो आपको भी और भी बुक पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी नहीं पढ़नी है, लेकिन इस किताब को आधार इसको बनाना है। बाकी वाले नॉर्मल रूप में जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते वो दूसरे का सहारा लेना है। तो इस किताब का, इस पुस्तक से हम पहला यूनिट, ये यूनिट पूरी दे रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी। और इसका हम पहला यूनिट पढ़ेंगे, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो ये पहला टॉपिक अपन आज इसका पहला अध्याय अपन देखेंगे। अध्याय पहला देखेंगे इसका, भाषा व्याकरण एवं लिपि। भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय इस किताब से पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको क्या समझना कि भाषा, सबसे पहले यहाँ शब्द लिखा है भाषा। तो भाषा क्या होती है, आपके मन में सबसे पहले ये आता होगा कि भाषा होती है क्या आखिर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा मतलब जो अपन बोल रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, अपना विचार किसी दूसरे को बता रहे हैं, वही तो एक भाषा है। और क्या हो सकती है भाषा। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ देखें तो ये संस्कृत भाषा से बना शब्द है।
इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ये संस्कृत भाषा से बना है। संस्कृत के भाष, ये आप एक ध्यान से रखना, इसको याद रखना, भाष ये एक क्रिया है जिसको संस्कृत में धातु भी कहते हैं। तो भाष धातु से बना ये भाषा शब्द है। भाषा का मतलब होता है प्रकट होना, अपने विचार प्रकट करना, बोलना। वैसे आमतौर पर इसका अर्थ बोलना भी कह सकते हैं। तो इसकी इसका ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। इसकी परिभाषा देखते हैं अपन, भाषा की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में भाषा वो साधन है, भाषा एक वो साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, हम अपने दिमाग के अंदर सोचते थी। भाषा भी नहीं भी है तो अपन सोच भी नहीं सकते। देखो भाषा वो माध्यम जिसके माध्यम से हम अपने सोचते हैं, बोलते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, दूसरों को अपनी बात समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से ये भाषा की परिभाषा अपन कह सकते हैं। जैसे भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से अपन बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आप समझ गए। वैसे अपन शॉर्ट में कहें तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। तो ये भाषा की परिभाषा आप समझ सकते हैं। इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब भाषा तो आपको समझ में आ गई। व्याकरण, आज अपन इसके बेसिक मूल ये शब्द जानेंगे, कल अच्छे से पढ़ने की और कोशिश करेंगे। अब एक शब्द है व्याकरण। आपके मन में आया होगा कि व्याकरण आखिर क्या है। व्याकरण क्या है? कोई भी भाषा है, मान लो कोई भी भाषा है, उसकी व्याकरण होती है। मतलब उस भाषा को शुद्ध रूप में लिखने बोलने के लिए व्याकरण होती है। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के अंदर व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। अब व्याकरण क्या है? तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी जो नियमों का बोध कराए वो व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध, ये बात जरूर याद रखना, भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने का बोध कराए वो व्याकरण, लिखने के नियमों का बोध कराए वो व्याकरण कहलाती है। तो ये इस प्रकार से व्याकरण एक बहुत संस्कृत में प्राचीन समय में व्याकरण का एक बहुत बड़ा शास्त्र था। तो उसको व्याकरण अपन कह सकते हैं किसी भाषा के। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी के अंदर भी व्याकरण होती है, ग्रामर होती है। संस्कृत में भी व्याकरण होती है। कोई भी भाषा ले सकते हो, उसकी व्याकरण जरूर होगी, क्योंकि भाषा नियमों के बिना भाषा बन नहीं सकती है। तो उस नियम व्याकरण के अंदर ही होते हैं। तो आपको ये 3 शब्द याद समझ में आए होंगे, भाषा और व्याकरण, 2 शब्द आपको समझ में आए होंगे। दूसरा लिखा है लिपि। लिपि को भी अपन जानेंगे थोड़ी देर बाद में। उसके बाद भाषा को थोड़ा और विस्तृत रूप से जानने के लिए अब देखिए भाषा के भेद या भाषा के रूप अपन कह सकते हैं, या भाषा कितने प्रकार की होती है ऐसा भी अपन कह सकते हैं। तो भाषा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। मूल रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। तो मूल रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है, उसके 2 भेद होते हैं, उसके 2 रूप होते हैं, अपन कुछ भी कह सकते हैं। तो एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। लेकिन कुछ विद्वानों ने एक और रूप बताया, अन्य रूप और बताया, उसको अपन सांकेतिक भाषा अपन कह सकते हैं। सांकेतिक रूप दे सकते हैं। लेकिन मूल रूप से यदि भाषा के कोई रूप पूछे तो आपको 2 ही बताने, और एक अन्य भाग है वो उसको सांकेतिक भाषा के रूप में अपन बोल सकते। जैसे मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा को आप जानेंगे तो मौखिक भाषा क्या है? मतलब जो अपन आमतौर से बोलते हैं वो मौखिक है। और लिखित, जिसको अपन लिखते हैं किसी कॉपी में, अखबार में, कहीं पे भी लिखते हैं, उसको लिखित कह सकते हैं अपन। तो मौखिक का मतलब बोलने वाली भाषा, लिखित का मतलब लिखने वाली भाषा। और सांकेतिक भाषा, जैसे सांकेतिक भाषा के अंदर आप जैसे अपन किसी को ऐसे आँख दिखाते हैं, इसका मतलब आप उसको डरा रहे हैं,
तो अपने आप से डर जाएगा। किसी बालक अपने ऐसे आँख निकालेंगे तो डर के भाग जाएगा। इसका मतलब ये सांकेतिक, अपने ना तो बोला न ही लिखा, लेकिन ये आपने ऐसे आँख से भी आपने डरा दिया। जैसे कोई बच्चा बैठा है तो आप उसको ऐसे इशारा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे इशारा करेंगे तो खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये ना तो लिखा है ना तो बोला आपने, तो ये आपने सिर्फ सांकेतिक रूप से आपको समझाया, अपने विचार व्यक्त किए। जैसे आपने ऐसे करेंगे तो कोई पानी की गिलास ला के दे सकता है और कुछ दूसरा भी ला के दे सकते हैं। तो मतलब ये सांकेतिक भाषा है। मौखिक मतलब जैसे कोई मौखिक रूप से आपको कोई बोल रहा है, जैसे आप जाओ, घर जाओ, छुट्टी हो गई, कल ये काम कर गया ना, ये मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा आपको कोई जैसे कोई सूचना पढ़े उस पर लिख रहा है कि कल महावीर जयंती का अवकाश रहेगा, तो ये अब लिखित भाषा हो गई। लिखित रूप से आपको कोई समझाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा सांकेतिक भाषा, मैंने आपको समझा दिया। 3 प्रकार की, मूल रूप से 2 प्रकार की भाषा होती है और एक अन्य रूप इसके सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के ये 3 रूप हो गए। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब है आपके भाषा और लिपि, भाषा और बोली। आपने 2 शब्द जरूर सुना होगा, एक तो भाषा, इतनी देर से हमने आपको बताई, और दूसरा है भाषा एवं बोली। अब दोस्तों देखना, ये भाषा तो क्या है, एक विस्तृत भूभाग पर बोले जाने वाली, भाषा, उसको भाषा कह सकते हैं। एक सीमित, ये इसका रूप बहुत विस्तृत होता है, विस्तृत भूभाग पे बोली जाती है, बहुत बड़े भूभाग पे, विस्तृत भाग में बोली जाएगी। और बोली एक सीमित, मतलब एक छोटे से भूभाग में बोली जाएगी। ये सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी और ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाएगी। ये 2 प्रकार की भाषा होती है। अब विस्तृत क्षेत्र में जैसे कौन सी बोली, जैसे हिंदी है, हिंदी बहुत बड़े भूभाग में बोली जाएगी। अब जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी बहुत बड़े भूभाग में, कई देशों में बोली जाती है। इवन राजस्थानी भी है। तो ये क्या है, ये तो एक भाषा है। अब बोली है, अब बोली भाषा का ही तो एक मतलब छोटा रूप है। जैसे भाषा भी इसी प्रकार की बोली है। बोली मतलब भाषा तो बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी, बड़े, और ये छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी, मतलब सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी। तो जैसे मतलब अब इसकी मतलब बोली जैसे राजस्थानी है, अब इसको बोली को आप सीमित क्षेत्र में, और इसको उप भाषा भी कह सकते हैं। इसको उपभाषा भी, इसका अन्य नाम है उपभाषा भी कह सकते हैं। अब जैसे राजस्थानी है, अब राजस्थानी एक भाषा है, बड़े भूभाग में बोली जाती है। अब इसकी बोली कौन सी होगी, जैसे मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ये इसकी बोलियां हैं। तो अलग अलग भाषाओं की मतलब छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी वो तो बोली कहलाएगी, और बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी वो भाषा कहलाएगी। ये एक मतलब बेसिक सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। वैसे आपको विदित होगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है। अब हिंदी की बोलियां, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है। तो इसकी मुख्य रूप से 5 भाषाएं, 5 भाषाओं में, हिंदी भाषा को 5 भाग में बांटा गया है। जैसे पूर्व साइड में बोली जाती है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और बिहारी, राजस्थानी,
और पहाड़ी। पहाड़ी, इस प्रकार से ये बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। ये इस बुक में भी अच्छे से दे रखा है। हिंदी को पांच भागों में बांटा गया है। इसकी 5 उपबोल। अब पूर्वी हिंदी, इसकी उपबोली अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। ये इनकी पूर्वी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की जैसे खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, हरियाणी है, बुंदेली है, कन्नौली, ये इसकी है। और बिहारी की, अब बिहारी की, अब मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। इस प्रकार से राजस्थानी की मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और हाड़ौती, इस पर ये राजस्थान की बोलियां हैं। और पहाड़ी की गढ़वाली है, कुमाऊनी है और मंडियाली है। तो इस प्रकार से ये 5 भागों में बांट दिए। इसको आपको ये थोड़े से नाम ध्यान रखना है। और एक आपको ये आप अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, इनकी अलग अलग उपबोलियाँ। जैसे राजस्थानी है तो इसकी मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, इस प्रकार से इनकी भी अलग अलग सबकी बोलियाँ हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हिंदी की ये बोलियाँ हैं। अब हिंदी को अब हिंदी भाषा है। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसका आंसर आप मेरे को ज़रूर देना। अब हिंदी भाषा दिवस आपने सुना होगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, जैसे सबको पता होगा। और नहीं, 14 सितंबर क्यों मनाया जाता है ये भी बताऊंगा मैं। हिंदी भाषा 14 सितंबर को इसका हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये हिंदी भाषा दिवस? इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 के दिन, 14 सितंबर 1949 को हमारा संविधान बना था। उसमें इस हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो हिंदी भाषा इस संविधान में इस 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा? राजभाषा का दर्जा। ये आपको याद रखना है ज़रूर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में इसको मान्यता प्रदान की गई थी। इवन इसको राजभाषा भी कहते हैं और राष्ट्रभाषा भी हिंदी। हमारे भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही हिंदी है। हिंदी और अंग्रेजी को लेकर खूब बहस संविधान सभा जो बना रहते हैं, संविधान सभा के लोग, उस सभा में इसको खूब बहस हुई कि हिंदी को राजभाषा बनाए या अंग्रेजी को राजभाषा बनाए। इवन दूसरी हमारे भारत में बहुत जगह अंग्रेजी बोली जाती है, जैसे पूर्व में, दक्षिण में, अलग अलग भाग, बड़ा विस्तृत भूभाग है भारत का, तो इसमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो हिंदी को लेकर दक्षिण के जो लोग थे वो नहीं मान रहे, वो कह रहे थे अंग्रेजी को राजभाषा बनाओ। और अपन यहाँ मध्यम में जो थे उत्तरी भूभाग के थे तो वो हिंदी को राजभाषा बना के पक्ष। इवन कि गांधी जी की भी यही अवधारणा थी कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिले। तो संविधान में भी राजभाषा ये लिखा है कि राष्ट्रभाषा के साथ इसको, राष्ट्रभाषा तो पहले ही थी, राष्ट्रभाषा के साथ में इसको राजभाषा घोषित स्वीकार किया गया है संविधान के अंदर। तो ये राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा के साथ में इसको राजभाषा स्वीकार किया गया है 14 सितंबर 1949 को। ये आप बहुत उपयोगी पॉइंट है, आप ज़रूर लिखिए। अब हमारा एक ही पॉइंट बाकी रहा है, लिपि, भाषा की लिपि। भाषा की लिपि। अब लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा
कि मौखिक जो अपन ध्वनियाँ होती है, जो मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसको जो शैली में लिखते हैं, लिखने की जैसे शैली अपन कह सकते हैं, लिखने की शैली, स्टाइल, अपन वैसे स्टाइल भी कह सकते हैं। तो किसी भी भाषा को मौखिक ध्वनियों के विचार ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसको अपन लिपि कह सकते हैं। तो ये लिपि ये प्रत्येक भाषा की होती है, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार की अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तो अपन लिख सकते हैं कि किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर या व्यक्त करने के लिए, लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए। उसको अपन लिपि कह सकते हैं, उसको अपन लिपि कह सकते हैं। वैसे इसको अपन एक शैली भी कह सकते हैं, जैसे अपन इसको शैली भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में आपको स्टाइल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारी भाषा, इसको संविधान में मान्यता भाषा के रूप में दी है। लिपि की भी मान्यता है। किस लिपि को मान्यता दी गई है? देवनागरी लिपि को। तो देवनागरी लिपि, अलग अलग प्रकार की अलग अलग लिपि है। अपन थोड़ा सा ये आप देख लेना, लिपि क्या हो गई, आपको समझ में आना चाहिए ऐसे तो। वैसे अब याद रखने की बात ये है कि एक तो देवनागरी लिपि, हिंदी की लिपि है देवनागरी। ध्यान से देखना, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी और फारसी। अब देखो रोमन किसकी लिपि है? अंग्रेजी की। ये आपको पता होगा। जैसे इसको लिखते कैसे? जैसे अपन AFFL ये लिपि है, ये अंग्रेजी, इसको अपन लिपि कहते हैं। तो ये रोमन लिपि अंग्रेजी की है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे गुरुमुखी, ये पंजाबी की है, पंजाबी भाषा की है। और फारसी, ये उर्दू भाषा की है, ये उर्दू भाषा की लिपि है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब महत्वपूर्ण देवनागरी। अब देवनागरी की देखो, सबसे पहले हमारी भाषा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत से हुई है। तो संस्कृत की भी यही देवनागरी लिपि है। संस्कृत को हिंदी की तरह ही तो लिखते हैं, आपने देखा होगा। जैसे पाली भाषा भी हमारी पहले की थी, और हिंदी, इवन राजस्थानी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारी भाषाओं की जो लिपि है वो नेपाली की भी है। और जो भारत के अंदर जो विभिन्न और भी देश जो भाषाएं हैं वो उसकी प्रकार की देवनागरी लिपि। आपको याद रखना है कि हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी गुरुमुखी और फारसी की उर्दू। तो ये लिपि है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। यूट्यूब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।